दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए क्लास, आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो टेंस पे बेस्ड होंगे, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से अप्रोच आपने कर रखना है कि जब आप क्वेश्चन को करें, मैं टाइम दूंगा, जब टाइम दे रहा हूं तो एक बात बिल्कुल स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूं कि जैसे 30 सेकंड का टाइम लगभग मैं हर क्वेश्चन पे दूंगा। उस 30 सेकंड से पहले कोई बच्चा बोलता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो बहुत बुरा होगा उसके लिए। यानी कि अगर आपको आंसर आता है तो आपको उसको उल्टी नहीं करना, ठीक है, अपने तक सीमित रखें। जब मैं पूछूं कि इसका आंसर क्या होगा, उस टाइम पे आपकी मर्जी है, आप जितना चिल्लाना चाहें उतना चिल्ला सकते हैं। उस वक्त अगर दीवारें भी कांपेंगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन उससे पहले क्या होता है, कल कुछ स्टूडेंट्स मुझसे मिले भी थे और मैं पहले भी बार बार ये बात बोलता रहा हूं कि जब मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं और 2 को आंसर पता है और वो 8 बच्चे सोचने की कोशिश कर रहे हैं और जो 2 में से कोई एक अगर बोल देता है ये, तो वो वहीं पर रुक जाता है, वो सोच नहीं पाता आगे। ये बहुत साइकोलॉजिकल चीज है। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा ऐसा करें कि जब आपको आंसर पता चल जाए तो आप उसको अपने तक रखने में वो जो है वो करें, आप बाहर ना उल्टी करें उसकी, ठीक है ना। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, आराम से हर क्वेश्चन पे 30 सेकंड का टाइम दूंगा और उसके बाद हम उसका आंसर विथ लॉजिक डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन था आपके सामने, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ कि इसका आंसर A, B, C, D। अब कोई दिक्कत नहीं, तो एक बार डिस्कस कर लें इसको, ठीक है। देखिए सी सब्जेक्ट हो गया हमारा, हैज हैव की फॉर्म होती है, मतलब ये अप्रोच होना चाहिए आपका। बिल्कुल जो बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग से है मैं उसको लिए बता रहा हूं। हमें हैज को देखते ही ये पता होना चाहिए, अपने माइंड में ये आना चाहिए कि ये हैव की फॉर्म है। ये 2 काम कर सकती है, या तो ये मेन वर्ब का काम करेगी या फिर हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब का करेगी तो V3 के लिए करेगी। तो आगे मैंने देखा ये, तो ये V3 है, तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। और ये जो टेंस बना ये क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट। तो तुरंत माइंड में इसका डायग्राम आ जाना चाहिए कि ये बन गया इसका डायग्राम। तो यहां तक, और फिर इसके बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। ये आ गया इसका ऑब्जेक्ट। मैं इसके बारे में बार बार बता चुका हूं, पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये, डिटरमिनर होता है, बिना नाउन के आ नहीं सकता है, ठीक है। तो ये इसका नाउन हो गया। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बिल्कुल जस्टिफाइड लग रहा था। कोई काम पास्ट में हुआ, मान लीजिए कि पर्स खोने का काम पास्ट में, उसका प्रभाव आज भी रह सकता है, हो सकता है ऐसा, हो सकता है उसमें कुछ वैल्यूएबल कुछ चीजें रही हो, डॉक्यूमेंट्स रहे हो, ठीक है ना, ऐसा लॉजिक लगाया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं। फिर जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे एक चीज दिखाई दी, यस्टरडे। और यस्टरडे जो है पास्ट के पॉइंट पर लेकर जा रहा है। और मैंने आपसे कहा था कि जो चीज प्रेजेंट से पास्ट की तरफ आपको लेके जाएगी वो V2 पे लेके जाएगी। ये जो डायरेक्शन ऑफ टाइम है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट परफेक्ट में पहले काम हो गया, उसका प्रभाव प्रेजेंट पे है, द मूवमेंट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जबकि पास्ट इंडेफिनाइट में मूवमेंट बैकवर्ड है, और जब बैक यानी कि पीछे जाते हैं तो पास्ट आएगा और आगे आएंगे तो प्रेजेंट आएगा। और क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है और बात प्रेजेंट पे लेके आनी, तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे कि ऐसे एक्शंस को प्रेजेंट परफेक्ट ही क्यों रिप्रेजेंट करता जो पास्ट में हो गए और कंप्लीट हो गए, क्योंकि देखिए मूवमेंट फॉरवर्ड है जो प्रेजेंट तक आ रही है, काम कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट को V3 दिखाता है, तो सीधी सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट के अलावा ये काम कोई और नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर क्लास? ठीक है। फिर तो ये मैंने बोला था आपको कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट भी सही होता है और पास्ट इंडेफिनाइट भी सही होता है, लेकिन अगर कोई ऐसा शब्द आ जाएगा, ऐसा कोई इंडिकेटर आ जाएगा जो पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, तो उस केस में प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो जो आंसर है हमारा यहां पर ये हो जाएगा कि यहां पर मुझे चाहिए V2। V2 के तौर पर क्या हो जाएगा, हेड लॉस्ट के लिए पता है क्या होता है?
हेड लॉस से पास्ट में से पास्ट में जाना होता है। पास्ट परफेक्ट हो गया ना, हेड प्लस V3। पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया पास्ट का पास्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट। और जबकि यस्टरडे कहां से देख रहे हैं हम लोग? प्रेजेंट से। समझ रहे हैं ना? ये टुडे है, ये जो पॉइंट बनेगा वो यस्टरडे बने। तो हम प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हैं, पास्ट से पास्ट में नहीं जा रहे। क्लास अगर पास्ट से पास्ट में जा रहे होते तो मुझे परफेक्ट में कोई दिक्कत नहीं थी। क्या ये बात क्लियर होगी जिसने क्वेश्चन पूछा? ठीक है, गुड। तो ये क्वेश्चन करने से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रखूं आपके सामने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखता हूं। अगेन 30 सेकेंड का टाइम होगा आपके पास, आराम से समझिएगा। A B C D C। ठीक, समझिए। कोई भी जो सेंटेंस होता है वो दो तरीके से रखा जा सकता है। या तो वो एक्टिव में रखा जाता है या फिर वो पैसिव में बोला जाता है। पैसिव की पहचान होती बी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस क्या ये बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है? क्या इसे V3 माना जा सकता है? ओके, अब ये V4 भी है। V4 जो है बी फॉर्म ऑफ द वर्ब के बिना नहीं आनी चाहिए, तो ये बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है। समझ रहे हो? वो V4 है। मुद्दा ये है कि अगर स्ट्रक्चर पैसिव है तो यहां से पहचाना जाएगा उसका टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बट ये पैसिव है। ओके क्लास, अगर ये स्ट्रक्चर इतना होता मैं पैसिव नहीं बोलता। और एक्टिव में तो एक बी फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद दूसरी बी फॉर्म ऑफ द वर्ब वैसे भी नहीं आएगी। अच्छा, एक बात समझिए, ये जो दैट है ये कहीं ना कहीं पे आपका क्या है पता है? रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए, अगर आप ये गलती करेंगे कि कंजंक्शन है कि रिलेटिव प्रोनाउन, तो आप सेंटेंस को सही तरीके से जज नहीं कर पाएंगे। कंजंक्शन वो होता है जो दो चीजों को जोड़ने का काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन वो होंगे जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे नाउन या प्रोनाउन के बारे में। अब देखिए सेंटेंस को ध्यान से देखो, इधर से देख लेते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लिया गया इसको, क्योंकि आगे मेन वर्ब है V1 प्लस ING। ठीक है क्लास, ये कहीं ना कहीं इसका ऑब्जेक्ट रहा होगा। अगर ये ऐसा होता तो ये वाला जो पार्ट होता ये जोड़ता, तो समझिए ये आगे की इन्फॉर्मेशन, जब भी ऐसे कोई दिक्कत आए कि दैट आ गया या हु आ गया, हुम आ गया, आपको समझ नहीं आ रहा कि वो आगे जो चीज है वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या फिर वो अलग से आपका दो क्लोसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो आप ये देखिए ना कि इससे पहले क्या है। एक तो नाउन है या प्रोनाउन है जो हिंट दे रहा है, दूसरी आगे की जो इंफॉर्मेशन है वो इसी के बारे में है। एवरीथिंग को एक्सप्लेन किया जा रहा है आगे, एवरीथिंग इसी की जानकारी है, समझ रहे हैं। और यहां पर इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? यहां पर एवरीथिंग। और एवरीथिंग जो है वो ये एक्शन कर नहीं रहा, ये वो है जो रिसीवर है। यहां पर जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है इस चीज का, तभी ये पैसिव है। पैसिव का मतलब ये है, इसका मतलब हमें इस स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ ये देखा कि इज बीइंग ऐसा, ये तो अजीब सा लग रहा है, गलत रहा होगा। हमें इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली मुद्दा क्या है कि अगर हमने इसको ING किया है तो ये एक एक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये जो है आपका, ये एक्शन में नहीं आता आपका।
अब देखो एक्शन है प्लस ऑनगोइंग दिखाना पड़ेगा इसको। अब ये ऐसी चीज है जो या तो है या नहीं है। हिंदी में बेशक की समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो वहां पे ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं? जो कंटिन्यूटी वो ट्राई का हो सकता है, या तो चीज अंडरस्टैंड है या अंडरस्टैंड नहीं है। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो इसके ये वर्ब ऐसा है जिसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं दिखाई जा सकती, लेकिन बात प्रेजेंट की है। यस और नो? तो अगर बात प्रेजेंट की है और इसमें कंटिन्यूटी नहीं दिखाई जा सकती, तो मैं इसको V1 में चेंज कर सकता हूं, और अगर मैं इसको V1 में चेंज करूंगा तो ये बनेगा आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट इज बीइंग सेड। ठीक है, गुड। तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे इन चीजों को सीखना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाते रहेंगे उतना ही ज्यादा निखार आता रहेगा, उतना ही ज्यादा टॉपिक के ऊपर हमारी पकड़ बनेगी। क्लियर है ये वाला पॉइंट? गुड। अभी जिसका एक्टिव पैसिव नहीं हुआ है, एक क्लास भी नहीं हुई है, वो धैर्य रखे थोड़ा सा। ये जो एक्टिव पैसिव का फंडा है, होने के बाद ये चीजें बहुत ही आसान लगने लग जाएंगी। और क्योंकि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो जब आप इसको एक्टिव पैसिव का फंडा होने के बाद देखेंगे ना, तो एग्जैक्ट एक एक वर्ड जो है आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तब तक आप ये समझ लें, तब तक के लिए बच्चे, कि एक्टिव पैसिव का फंडा सही तरीके से सीखना, सही लॉजिक के साथ सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो हम इस तरीके से दिक्कत खा जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, 30 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा। ABCD, दोबारा बोले? ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाओ। देखिए, इसको हम दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं क्लास। ठीक है ना? एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। ठीक है क्लास? ये जो इफ क्लोज है ये कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट क्लोज है, और ये वाला मेन क्लोज है। ठीक है, 10:30 से 12 व्यापम वाले बच्चे ध्यान दें, ये हमारा हो चुका। ठीक है ना? जिनका नहीं हुआ वो ये देखें कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम से कम इतना तो हमने किया ही। अगर ये नहीं किया इस तरीके से, इमेजिनेशन नजर आ रही है? कोई एक पर्सन कोई दूसरा पर्सन कैसे हो सकता है? इमेजिनेशन। लेकिन मुद्दा यह है कि मैंने कहा था इफ वाले सेंटेंसेस के अंदर आपको ये नहीं पता चलेगा कि इमेजिनेशन किस टाइम की है, वो आपको वुड वाले स्ट्रक्चर से देखना पड़ेगा। लेकिन यहां पर हमें फिलर थोड़ी भरना है, हमें ये देखना है कि अगर यहां पर वर लिया गया और ये साफ है कि ये वाला जो पार्ट है ये प्योर इमेजिनेशन है, या सुनो? तो जो दे रखा है ना उसको मान ले एक बार, जो दे रखा है वो प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, पास्ट की? हद करते हो तुम लोग? प्रेजेंट की है ना। अगर ये पास्ट की इमेजिनेशन होती तो हेड प्लस भी 3 ना आता क्या? समझिए इस बात को। अगर यहां पर वर लगा है तो वो प्रेजेंट की इमेजिनेशन के केस में लगता है या पास्ट की इमेजिनेशन के केस में? प्रेजेंट की। ठीक है ना? तो जो उसने माना है पहले वो देख लेते ना कि उसने दिया क्या समझ के। तो उसने यहां पर इस पार्ट को माना है कि ये प्रेजेंट के टाइम पर की गई इमेजिनेशन। ठीक है, चलो मान लिया। जब यहां पर प्रेजेंट के टाइम की इमेजिनेशन थी, वर्ब को इमेजिनेशन के तौर पर अगर इस्तेमाल किया जाता है ना क्लास, तो जो आगे का स्ट्रक्चर होता है वो होता है वुड प्लस V1। ठीक है, और अगर इमेजिनेशन पास्ट की कर देंगे, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब के केस में बात कर रहा हूं मैं। अगर मान लीजिए इमेजिनेशन में आ गया हेडविन,
तो हैड बीन होता पास्ट की इमेजिनेशन, ठीक है ना। तो उस केस में यहां पर आता वुड हैव प्लस V3। V1 कैसे आ सकता है हैव के फॉर्म के बाद, ठीक है। तो यहां पर अगर V2 दिया है, यहां पे वुड प्लस V1 है, इज इट क्लियर? तो हमें कोई दिक्कत नहीं, है नो एरर का केस, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं है। गलती हुई लेकिन आप सीखें, अगर आगे इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है जो ऑब्वियसली आएंगे ही, ठीक है ना, तो उस केस में हमारी गलती नहीं होनी चाहिए। थोड़ा और क्लियर हुआ ये पॉइंट? गुड। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रखता हूं फिर आपके सामने ना। ये क्या आ गया? तो टिक टिक बम की तरह बोल रहा है। इसमें एंड, चलो पहले ले लेते हैं। ABCD, सी लगता है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लेते हैं। यहां पर देखिए एंड लगा है, तो दो बातें बोली गई हैं। रुक जाओ, अभी किसी भी कंक्लूजन पे जब मत मारिए। अभी देखो ऊपर वाले में पहले आराम से पढ़ो। यहां पर क्या दिया है हमें? V2 का डायग्राम हमें पता अच्छे से ये होगा, ठीक है ना। ही स्टार्टेड वर्किंग, ये वर्किंग प्लस V4 है, लेकिन इससे पहले क्या बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है? नहीं ना, और वर्ब के बाद आई है ये, और ये मेन वर्ब नहीं तो जेरेंड रहा होगा, ठीक है ना। फॉर द कंपनी, ये रीजन बता रहा है किसके लिए। अच्छा, जो ये है इन 1995, ये बैकडेट दिखा रहा है, तो ये तो इसको सपोर्ट कर रहा ना। क्या ये जो चीज दी गई इन 1995, ये इस डायग्राम को सपोर्ट कर रहा कि नहीं कर रहा? तो हमें यहां तक किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ओके क्लास, ठीक है। अब एंड जुड़ गया यहां पे। अब देखिए क्या कहानी है, ये जो एवर सिंस है ना, ये कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट है सिंस देन के। सिंस देन पता है क्या हो गया? एवर सिंस का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट मिला कि नहीं मिला आपको? ये देखो आप क्या करते हैं, आपने जैसा पढ़ रखा है वैसा ही शब्द दिखाई दे तो ठीक है, वैसे उससे अलग कोई शब्द दिखाई दे तो आप सोचेंगे ये तो शायद गलत रहा होगा। ये कोई भी तरीका नहीं हुआ किसी चीज को जज करने का। मैंने आपको ये सिखाया कि जो सिंस है वो किसी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट दिखाता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट। क्या यहां तक सोचो, यहां तक स्टेटमेंट पढ़कर क्या मुझे ये नहीं पता चल रहा कि 1995 ही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है? पता चला कि नहीं पता चला? जब ये लॉजिक काम करेंगे तब जाके आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे। तो अगर 1995 को स्टार्टिंग पॉइंट बताया है और उसमें एवर सिंस वही काम कर रहा है, एवर सिंस का मतलब सिंस देन, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो सिंस ये देन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1995। समझ रहे? इसी वजह से मैं हमेशा क्लास में ही कहता आया हूं कि जब तक आप रट्टे मारेंगे ना, ये आए तो ये लिख देंगे, ये आएगा तो ये लिख देंगे, जब तक आप ये फॉर्मूले बनाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। आपको सिचुएशन के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से, उसकी वर्किंग के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा कि यहां पर ये एक्चुअली ये लिखकर ये बताना चाह रहा है। अब अगर 1995 स्टार्टिंग पॉइंट है तो क्या इसको परफेक्ट में, इस हिस्से को अगर मैं दिखाना चाहूं, अब ये देखो आगे वाला ये वाला कंटिन्यू पार्ट हो जाएगा, ये तो कंप्लीट पार्ट है ना क्लास, और ये वाला पार्ट क्या है? इनकम्प्लीट। यस। तो अगर मैंने क्या कहा था कि सिंस के केस में अगर मैं सिर्फ परफेक्ट को दिखाना चाहूं तो गलत कैसे हो सकता है? तो अब यहां पर देखिए हैज बीन,
कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट। अब क्योंकि यहां पर जो आगे वाला पार्ट है बीन है, जो स्टेट है कहीं, अब उसको मैं चाहकर भी परफेक्ट कंटिन्यूस तो लिख ही नहीं सकता ना। समझ गए आप लोग? क्योंकि एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं है तो कंटिन्यूटी गई, कंटिन्यूटी गई तो परफेक्ट तो सही है ही। क्या ये बात क्लियर होगी? नो एरर। जिस दिन तुम लोग नो एरर को विथ लॉजिक पकड़ना सीख जाओगे, समझ लेना उस दिन इंग्लिश इंप्रूव हो गई। समझ रहे हो? जब तक तुम गलत चीज को भी सही देखते रहोगे तब तक कुछ ना कुछ खामियां हमारे अंदर है। समझ गए? इस तरीके से चेक करना आपने। पहला हिस्से में कोई दिक्कत नहीं है। पहला हिस्सा एक्चुअली आपको स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए दे रहा था। यहां पर अगर वो सीधा देता जैसे ही हैज बीन देयर, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो पूरी वैल्यू यहां पर दे दी। किसको? द कंपनी। ठीक है ना? कहां की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वो एंड के बाद ही इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है? सारी चीजें एवर सिंस जो है, एवर सिंस कहीं ना कहीं पे दिखा रहा है 1995 को। तो ऊपर वाला एंड से पहले वाला सेंटेंस तो आपको इसकी वैल्यू देने के लिए, इससे पहले वाले की वैल्यू देने के लिए, या फिर इस स्ट्रक्चर की वैल्यू देने के लिए आया था। समझ गए आप लोग? और मैं हमेशा कहता आया हूं कि यहां अगर प्रेजेंट टाइम पर कोई एक्शन है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पीछे रहा होगा ना। तो वहां पर मैंने कई बार ऐसा फोकस किया था कि स्टार्टिंग पॉइंट, मैंने ये नहीं कहा कि सीन्स आए तो ये इस्तेमाल कर लो, मैंने लॉजिक बताया। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पास्ट का ही हो सकता है, प्रेजेंट के पॉइंट पर अगर कोई एक्शन है तो उसका वो स्टार्ट तो पास्ट में हुआ होगा। क्लियर है क्लास? कर लेंगे? गुड। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एमपीएसआई 2016 का क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना? अच्छे तरीके से तैयार हो जाओ। नेक्स्ट, आराम से मैंने कहा था शांति रखो। पिछली बार तो बोलती बंद थी तुम लोग है, समझ रहे हो ना? चलिए पहले तो टेंस को डिटेक्ट करते हैं। हमने यहां से देखा ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर चल रहा है। टेंस कौन सा हो गया ये? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए वाटर वैसे तो नाउन होता है, यहां तो वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया। तो अगर कोई स्टूडेंट मेरे सामने आ जाए, कह दे सर वाटर क्या होता है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, तो मैं क्या जवाब दूं उसे? अगर मान लो वो कहीं पे वर्ब पढ़ के आ गया और मैं कह दूं नाउन, तो वो तो कोई जवाब नहीं बना। अब कोई भी चीज कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा कि सेंटेंस में जैसे यूज हुआ उस हिसाब से ही पता चलेगा आपको। 90% नाउन ऐसे हैं जिनको वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारे वर्ब ऐसे हैं जिनको नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है ना? तो क्या मैं कह सकता हूं ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा? ठीक है, आगे सीन्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सीन्स वैसे भी सपोर्ट करता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, और यहाँ पर ये वाला जो है एक्शन भी है और टाइम टेकिंग भी है, पानी देना हो गया यहाँ पर इसका काम। ठीक है ना? अब सीन्स के बाद मुझे क्या चाहिए था क्लास? पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन दे क्या रखा है? पीरियड ऑफ टाइम। मैंने कहा था सबसे रद्दी टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऐसा ही आता है आपका। तो क्या मैं यहाँ पर सीन्स की जगह पे 4 कर दूं? बात क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। कर लेंगे? चलिए गुड। ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद जो चीज याद होगी ना वो वैसे कभी नहीं हो पाएगी। अब ये चीजें आप कभी नहीं भूलेंगे कि 4 के बाद क्या लेना है, सिंस के बाद क्या लेना है, चीजों को सोच समझ कर डिसाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A B C D,
देखिए क्लास, आफ्टर और बिफोर वालों में मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था आपको, ध्यान से सुनिएगा। यहां से लेके यहां तक वाले को स्टेटमेंट नंबर 1 मान सकते हैं, और यहां से लेके यहां तक को मान सकते हैं स्टेटमेंट नंबर 2। डायग्राम बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट नंबर 1 टुक प्लेस बिफोर स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 तो साफ दिख रही कि यहां आ गई, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, इसको मैं स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा हूं, V2 आ गया। और मैं कह रहा हूं कि स्टेटमेंट नंबर 1 टुक प्लेस बिफोर स्टेटमेंट नंबर 2, तो स्टेटमेंट नंबर यहां आएगी 1, तभी 2 से बिफोर हो पाएगी, ठीक है। ये तो पास्ट का पास्ट हो गया, यस। और पास्ट से पास जाएंगे तो सीधी सी बात है यहां पे मैंने कहा था जब आपको टाइम की सेंस हो जाएंगी तो चीजें ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएंगी, हमें रूल याद करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी उस केस में। तो आंसर, अब ये वाला जो हिस्सा जिस पार्ट में दे रखा हो ना वही आंसर हो जाए। देखो यहाँ सीक्वेंस में नहीं दिया है तो हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। अब बस देखना, हमने ये वाला पार्ट जो है इधर है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये बात क्लियर तो बोलो यस, ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन रखता हूं उनके सामने। A B C D A, ठीक। चलो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इस पे। एक इफ क्लोज दिखाई दे रहा है, एक मेन क्लोज दिखाई दे रहा है। इफ क्लोज कहीं ना कहीं सब ऑर्डिनेट क्लोज बनेगा, आगे वाला मेन क्लोज बनेगा, दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के 2 फ्यूचर इवेंट्स नहीं हो सकते, दोनों फ्यूचर में दे रखे हैं। उस केस में प्रेजेंट में कौन जाता था, सब ऑर्डिनेट क्लोज, क्योंकि वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर मैं इसको V1 में लेके आऊंगा तो विल को हटाने से V1 ऑटोमेटिकली बच जाएगा इधर, पर कोई परेशानी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। क्लियर है क्लास, गुड। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है ना, हो जाएगा ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A B C D, ठीक है ठीक है मूर्खो, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ, मुझे टाइम दो, सुनो। चलिए देखिए, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर इफ क्लोज है, इधर मान लेते हैं मेन क्लोज है, ओके क्लास। इफ क्लोज में अगर V2 है तो मेन क्लोज में क्या होगा आपका, वुड प्लस, देखो डिपेंड करता है ये V2 क्या है। अगर ये नॉर्मल V2 है तो ये होगा वुड प्लस V1, ठीक है ना। अच्छा खैर इसी पे होगा। तो अब देखो यहां पर ये जो V2 है कि नहीं इधर, तो आगे वुड प्लस V1 होना चाहिए। अच्छा दूसरे तरीके से अगर देखें तो क्या ये इमेजिनेशन नहीं है ना, क्योंकि पर्सन खुद के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं पे कंडीशन से ज्यादा इमेजिनेशन दिखा दे। और अगर ये इमेजिनेशन है और V2 इमेजिनेशन के तौर पे भी हमने किया, एक वर्ब वहां पे V2 ही तो था, मैंने उस टाइम पे स्पष्ट कहा कि बी फॉर्म ऑफ द वर्ब के केस में दिखा रहा हूं मैं, वर्ब और हेड बीन। अब कोई और आएगा तो उसमें फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब उसमें कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हेड प्लस V3 होगा, तो यहां पे वुड हैव प्लस V3 हो जाएगा, ठीक है क्लास।
अब देखो आप लोग, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि हैव के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो वो V3 होनी चाहिए, तो भी सोल्व हो रहा है। और उसके बावजूद कोई 1 चिल्ला रहा है तो उससे बड़ा महामूर्ख कौन होगा बताओ। कम से कम आपको इतना तो याद होना चाहिए कि हैव अगर यूज किया तो उसके बाद V3 हो। अगर V3 नहीं है तो इस हिस्से में करेक्शन करना मजबूरी है मेरी, करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब मुद्दा ये है कि बाई चांस इसको रिप्लेस द बोल्ड में दे देते वो, अब यहां तो साफ दिख रहा है गलत, ठीक है ना। लेकिन अगर करेक्शन करनी पड़े तो आपको इसको हटाना है, इसको नहीं, क्योंकि ये तो सही है। अगर पार्टीशनिंग वो स्मार्ट हो तो यहां पे डालता, कुछ और डालता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यहां पे V2 है इफ क्लोज में, तो आगे आपको वुड प्लस V1 चाहिए। तो ये हो गया वुड और ये हो गया V1, ठीक है ना। तो एक्चुअली गलत ये नहीं है, गलत ये है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को इसको पता है कि इसकी और इसकी रिलेशन क्या होनी चाहिए, तो भी आपका आंसर निकल रहा था। यही कारण है एग्जामिनर ये नहीं पूछता है कि करेक्शन क्या होनी चाहिए, वो पूछता है करेक्शन कहां है। इज इट क्लियर क्लास? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A B C D, अब तो आवाज नहीं निकली तुम्हारी। A B C D, ए में क्या होगा? नहीं बताओ ना, ए में क्या प्रॉब्लम होगी, मतलब ए में क्या दिक्कत है? हट, सुनो, सुनिए मेरी बात, मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट और बेहतर तरीके से बताया। आप इन दोनों में डिफरेंस समझिए। He looks smart. इन दोनों स्टेटमेंट्स में मैंने डिफरेंस समझाया था कुछ इस तरह का एग्जाम्पल लेकर। मैंने ये कहा था आपको कि यहाँ पर ये जो लुक है और ये जो है, इन दोनों में समझिए आप इस बात को। यहाँ पर अगर ये एक्टिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि पैसिव क्या होता है? बी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस V3। एक्टिव अगर है तो जो सब्जेक्ट है उसको डूअर होना चाहिए ना। अगर ये एक्शन है तो हमें ये तो चेक करना नहीं एक्शन है कि नहीं। अगर हम इसको एक्शन मानते हैं तो इसको क्या होना चाहिए? डूअर होना चाहिए ना। मान लीजिए लुक्स की जगह पे होता है ही इज लुकिंग स्मार्ट, ऐसा भी आ जाता मान लीजिए, उस केस में भी वर्ब तो लुक है ना, ठीक है। तो क्या ही इसका डूअर है? जैसा कि इसमें देखो, क्या ही इस एक्शन का डूअर है कि नहीं इस केस में? यस। क्या ऊपर वाले सेंटेंस में ही डूअर है इसका? नहीं है। अगर आगे वाली वर्ब एक्शन है तो उससे पहले वाला जो सब्जेक्ट है और सेंटेंस अगर एक्टिव में है तो डूअर क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था। इसका मतलब क्लास वो एक्शन नहीं है, वो एक्शन है ही नहीं, वो स्टेट है उसकी। और स्टेट को बताने वाले वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहा जाता है जो इक्वल के बराबर है, ठीक है ना। उसके आईएनजी फॉर्म नहीं बन सकते, यानी इस केस में आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो गलत होगा। लेकिन यहां पर तो इस एक्शन को ये कर रहा है ना, इस केस में ये एक्शन है और उसको टाइम टेकिंग की तरह दिखाया गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी ने ऑब्जर्व भी किया है उसको ये ऐसा करते हुए, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि ये वाली जो चीज है, ठीक है, अगर ये वाला लुक रहा होगा तो आईएनजी फॉर्म नहीं लेगा, लेकिन ये वाला रहा होगा तो लेगा। अब हमें ये देखना है कि इस एक्शन का ये डूअर है या नहीं है? है तो हमें आईएनजी फॉर्म में ले जाने में दिक्कत क्या है? और दूसरी बात रही टेंस की, तो वहां पर वाज लुकिंग होगा कि इज लुकिंग होगा, वो भी देख लेते हैं। अब यहां पर हमने क्या इस्तेमाल किया? अब डायग्राम बना के देख लेते हैं। यहां पर उसने पेट बहुत भैया वो मान लीजिए बाइक चला रहा था,
ठीक है ना, चला रहा था और पेड़ पौधे तरफ देखने लग गया एक आधे बनने की कोशिश करते हैं खिलाड़ी, बाद में कुछ ऐसा आया कर गए स्लिप। तो ये वो पास्ट की बात हो रही है ना, सॉरी, ये वो पॉइंट है जहां पर गिर गया, पास्ट का पॉइंट है ना, V2 है ये रहा, ये वो पॉइंट है, ये यहां से उसने देखना शुरू किया था, तो जब वो गिरा उस टाइम पे देख रहा था, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। फिर यहां पर इसने दो चीजों को जोड़ा है, वो अब कह रहा है इफ आई हैडंट बीन लुकिंग एट द ट्रीज, ठीक है ना, यानी यहां पर कहीं ना कहीं इमेजिनेशन है, ठीक है ना, और ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में लेके गया, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर मैं वो ऑनगोइंग प्रोसेस ना करता, पास्ट की इमेजिनेशन हो गई ना, और बात दिख भी रही है पास्ट की ही है, तो उस केस में क्या होता, वुड हैव प्लस V3 का स्ट्रक्चर आया कि नहीं आया, इट्स नो एरर क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो इसका मतलब MPSI 2016 में अगर आप ध्यान से एक थीम को समझे तो तुक्के मारने वालों के लिए खास ट्रैप था, समझे इस बात को, उनको पता था कि कुछ लोग तुक्के मारेंगे, कुछ नहीं बहुत सारे मारेंगे, वो ABCD पे ही जाएंगे, नो एरर पे तुक्का बहुत कम मारता है बंदा, ठीक है, और तुम इतना बड़ा स्टेटमेंट दो कि कहीं ना कहीं उसको अजीब लगे ही, ठीक है ना, इस तरह में अजीब लगेगा, इधर लगेगा, हाँ ये लुक कई बार सर लिखवाते रहते थे, यहाँ नहीं बनती है, ऐसा कुछ लिखवाया तो था, यही रहा होगा। जब तक आप इस चीज पर जोर नहीं देंगे ना, यहां पे स्ट्रेस नहीं देंगे, तो लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, और आप जो है आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा मेहनत करने पर जिस क्वेश्चन को अपना बना सकते हैं उसे हाथ धो बैठेंगे। क्लियर हो रही है बात। तो जहां पर कमियां नजर आ रही है वहां पर आप रिवाइज करके आए उस चीज को, ठीक है। आज तो शुरुआत ही है टेंस की, आगे बहुत सारी वीडियोस इस पर लेंगे, ठीक है ना, क्लासेस लेंगे, आगे चले, साफ कर दूं ना इसको। तो इसमें हमारा आंसर हो गया नो एरर। चलिए फिर कौन है, घर जाओ तुम यार, कौन है एक बार देख लूं मैं चेहरा, इधर से दिखता नहीं है कुछ, कौन है, कौन था ये, मैं तुम लोगों के लिए ना आंखों का बलिदान दे रहा हूं, पता है तुम्हें, बिल्कुल नहीं दिखता मुझे, कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहां से, लेकिन सुनो मैं बताता हूं क्या दिक्कत है इसमें। सुनो तो रुको, ए वाला पार्ट समझ आ गया कैसे था, रुको ना उसको बोलने दो, आ गया, मतलब तुम्हें लुक को लुकिंग करने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें ये वाला इमेजिनेशन वाले पार्ट में दिक्कत है, यही ना, इमेजिनेशन दो टाइम पर की गई है, या तो प्रेजेंट में इमेजिनेशन होगी या पास्ट में, ठीक है ना। प्रेजेंट में इमेजिनेशन होगी तो वो वुड प्लस V1 लेगा, पास्ट में इमेजिनेशन होगी तो क्या लेगा, वो वुड हैव प्लस V3 लेगा। बच्चे ये पास्ट की इमेजिनेशन है या प्रेजेंट की बताओ, पास्ट की, तो आगे वुड हैव प्लस V3 ले लिया उसने, तो क्या प्रॉब्लम है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, अरे हाँ या ना बोलो तो, ठीक है आगे बढ़े। नहीं मतलब प्रॉब्लम है क्या अभी भी तुम्हें, अच्छा है नहीं है तो हाँ। अगला क्वेश्चन देखो, ABCD डी, देखो अभी समझ, ठीक, देखिए यहां पर साफ दिख रहा है कि इमेजिनेशन है और पास्ट की है, यानी कि हेड प्लस V3 लिया, पास्ट की इमेजिनेशन है तो आगे वुड हैव प्लस V3 आना चाहिए, वुड हैव प्लस V3, ओके क्लास। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, नो एरर, क्लियर है। अगर मुझे गलती से हालांकि दिखने के चांस तो कम है, अगर दिख गया तो अच्छा नहीं होगा। ये आवाज में पहचान, हाँ ये पहचान।
चलो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलता रहता है। अरे ये आवाज तो केमिस्ट्री वाले की थी, हैं? मैं बनाता हूं तुम्हारा, मैं हाँ मैच होगी। ठीक है, चलो इधर देखो। तो क्लास ए बी सी डी, ए देखो, इफ क्लोज है, मेन क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज प्लस मेन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दो फ्यूचर इवेंट्स नहीं हो सकते, सब ऑर्डिनेट क्लोज जो है प्रेजेंट में चला जाएगा। तो अगर मैं यहां से विल को हटाता हूं, समझिए, तो फिर सब्जेक्ट क्या बचा? ही के साथ V1 नहीं आएगा, V1 प्लस एस या ES आएगा, तो उस केस में ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है क्लास? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं फिर मैं आपको। ए बी सी डी, देखिए यहां पर एक बात और समझिए कि सिर्फ इफ ही ऐसा नहीं है जो कंडीशन दिखाने का काम करेगा। अनटिल, अनलेस, प्रोवाइडेड, व्हेन, इवन व्हेन भी ये काम कर सकता है। तो हमें बस ये समझना कि क्या ये कंडीशन दिखा रहा है। तो यहां से ए और बी वाला जो पार्ट है कंडीशन बता रहा है, ये मेन क्लोज है आपका, इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म। तो ये इफ क्लोज हो गया कहीं ना कहीं, ठीक है ना, और ये मेन क्लोज हो गया, वही सेम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो उस केस में हम सबऑर्डिनेट क्लोज को क्या कर देंगे? प्रेजेंट में चेंज कर देंगे। और अगर ऐसा करेंगे तो देखिए यहां से मैं विल हटाता हूं, समझिए, अब ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो मुझे यहां पर क्लास डस नोट करना पड़ेगा ना। हाँ अच्छा, रुक जाओ, ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर अनटिल है, ये खुद ही नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो हमें इस नोट को भी हटा देना पड़ेगा, ये हटेगा तो अब इसको भी हटाया जा सकता है। ठीक है क्लास, ये कहानी। अगर वहां पर नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना, कोई और वर्ड होता, तो फिर उस केस में मुझे यहां पर इसको रिप्लेस करना पड़ता है इससे। मैं ये वाला पार्ट इसीलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि देखिए 2016 में हुआ था MPSI का। अब क्या है कि पैटर्न बदलने के चांसेस हो सकते हैं, तो रिप्लेस द बोल्ड जो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा ऐसा है कि लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, चाहे बैंक की बात करें, SSC की बात करें, तो इसमें भी आ सकता है। उस केस में क्या होता है कि थोड़ा ज्यादा चेकिंग हो जाती है बच्चे की, उसमें ये पता चलना चाहिए कि 4 में से कौन सा सही है। अब ये बताना कि इस हिस्से में गलती, वो बल्कि आसान पार्ट होता है। अब वहां पर ऐसे क्लोज ऑप्शंस दे देगा जहां पर बच्चा क्या कर सकता है, गलती कर सकता है। तो हमेशा कोशिश ये करें कि ये पकड़ने के साथ साथ कि गलती कहां है, ये भी कोशिश करें कि कैसे उसको इंप्रूव किया जाएगा। आगे बढ़े हैं? हाँ अच्छा, हाँ ये वाला मुद्दा तो नहीं, इसमें 2 पार्ट में तो गलती नहीं हो सकती। एक ऐसा कर सकते हैं, डू, डस और डिड को एम्फेटिक वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आई डू गो देयर, आई गो देयर इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है ना। अब अगर ऐसा है तो क्या हम डस का इस्तेमाल कर लें? यस क्लास। तो उससे क्या होगा, याद है ना एम्फेटिक वर्ब इसमें, तो इसको एम्फेटिक वर्ब के तौर पर करेंगे तो आगे बेस फॉर्म रखनी पड़ेगी, क्योंकि फिर ट्रेन के हिसाब से हमें उसे गेट्स नहीं करना पड़ेगा। तो ये किया जा सकता है इसमें। क्लियर है? ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
A B C D। रुक जा। अच्छा, पहले तो ये देखिए कि ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो अपने से पहले आर्टिकल्स नहीं लेता, लेकिन जो पीछे का जो स्ट्रक्चर है ऑफ माई ब्रदर, ये नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको स्पेसिफिक बना दे रहा है। इसको स्पेसिफिक बना रहा है तो हमें इस आर्टिकल दा से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये जो इज आया है, देखिए समझिएगा इस बात को कि V1 को ना हम दो तरीके से यूज करते हैं। V1 जो है दो तरह के नेचर को दिखाने का काम करता है, एक तो फ्रीक्वेंट और परमानेंट, दूसरा प्रेजेंट टाइम की स्टेट। समझ रहे हो ना, इस टाइम पर कोई चीज है, स्टेट को क्योंकि V1 प्लस ING बता नहीं पाता तो V1 वो काम करता है। ओके क्लास, क्योंकि परफेक्ट तो पीछे हो चुका होता है। प्रेजेंट टाइम की स्टेट और या फिर फ्रीक्वेंट और परमानेंट नेचर, ये दो तो काम करने का काम करता कौन? V1। इस तरह के नेचर भी दिखाता और इस तरह के भी। तो अगर मान लीजिए किसी पर्सन की ऑनेस्टी बियॉन्ड एनी डाउट है प्रेजेंट टाइम में, तो उसमें हमें हर्ज क्या है, क्योंकि यहां पर कोई ऐसी चीज भी नहीं दे रखी है जो इसको पास्ट में ले जाए। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर होता एट दैट टाइम, मान लीजिए उस केस में मैं किसी एक पर्टिकुलर पास्ट के पॉइंट की बात कर रहा हूं, उस केस में मैं वाज ले जाता हूं वहां पे। जैसे द ऑनेस्टी ऑफ माई ब्रदर वाज बियॉन्ड एनी डाउट एट दैट टाइम। मान लीजिए कोई कह रहा है कि भैया हमारे 1 लाख रुपए उड़ गए, ठीक है ना, तो उस केस में सारी चीजों पे विचार करते हुए हम ऐसा बोल सकते हैं पास्ट के एक पॉइंट के लिए, या फिर हमने आज तक उस व्यक्ति को ऐसे ऑब्जर्व किया है कि प्रेजेंट टाइम पर हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके ऑनेस्टी पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, ठीक है। इट्स नो एरर क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़े। A B C D, एक मिनट ए वाले के लिए बोलता हूं मेरे को सुनो। क्या होता है क्लास कि जैसे एंड से कनेक्टेड है, सुन लो कोई दिक्कत नहीं, सुन लीजिए। अगर यहां पे प्राइम मिनिस्टर के आगे आर्टिकल लगा है, ठीक है ना, और इधर पे प्रेसिडेंट के आगे भी आर्टिकल दा लगा है, तो इसका मतलब यह है कि दोनों अलग अलग व्यक्ति रहे। और दूसरी बात, आगे बी पार्ट भी इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों नहीं हो सकता। बहुत सारे देशों में ऐसा है कि दोनों पावरफुल पोस्ट अपने यहाँ पास रख ली, मतलब मैं ही प्रेसिडेंट और मैं ही प्रधानमंत्री, ऐसा हो सकता है, संभव है। जब फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर एक ही व्यक्ति हो सकता है, तो ऐसा भी संभव है कि एक व्यक्ति दो पोस्टें अपने पास रख ले, ठीक है। अगर दो क्या, मैं आपको बताऊं कि जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, आर्मी चीफ की पोस्ट भी खुद के पास रखी, प्रधानमंत्री की भी रखी, प्रेसिडेंट की भी रखी ना। उस टाइम पे उसने कोई ऐसी पोस्ट छोड़ी ही नहीं जो किसी और के लिए हो। अभी रिसेंटली भी सुनने में आया कि उनको फांसी, तो हाँ ठीक है, जो भी रहा हो इशू, तो मुद्दा यह है कि हम यहां से ये समझे कि दो पोस्टें एक व्यक्ति के पास भी हो सकती है, ऐसा मना नहीं करा, लेकिन यहां पर दो अलग अलग व्यक्ति। अब क्या प्रेजेंट देखो टुडे के साथ क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल इलॉजिकल है? नहीं ना, हो सकता है कि नहीं? तो फिर ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। और अगर इसको फ्यूचर का पॉइंट भी मान के चले तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर सकता है। क्लियर है क्लास? इट्स अ नो एरर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 30 क्वेश्चन सोचा था मैंने, लेकिन चलिए आज 15 करते हैं, बाकी कल करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन।
ए बी सी डी, ए, बहुत शानदार। देखिए जब आप इस फंडे पे चलेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जब आपने यहां पर देखा कि ये जो है हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब इसको चाहिए, इसने बड़ी सफाई से यहां पे V1 प्लस एस या ES का स्ट्रक्चर दे दिया। अब अगर ये प्लूरल है तो ये प्लूरल होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल एसएससी की बात करें, बैंक की बात करें, व्यापम की बात करें, हर जगह पे इसका यूज मिलेगा आपको। V1 प्लस एस या ES को प्लूरल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करके बहुत बार दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया जो V1 होता है ना, वो होता है प्लूरल वर्ब, उसके साथ एस या ES लगने से वो सिंगुलर। एक बार पूरे स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लें। एक बात देखो, ये आगे वाला इफ का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। खैर ये तो कंडीशन बता रहा है। जब यहां पर इतनी मेजर आ गई तो आगे आपको चेक ना भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट तो कभी टूट नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर है क्लास? तो फिर आज जो तरह समझ आया तो बोलो यस। क्या बोला? चलो तुम लोग के थोबड़े आ जाएंगे।